नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। शुरुआत करेंगे दिल्ली की ओर से। आपको तो बता दें, आम आदमी पार्टी के साथ भावी गठबंधन को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी के राष्ट्रीय नेता जहां आम आदमी पार्टी के प्रति नरम रुख पर अपनाए हुए हैं, तो वहीं प्रदेश के कांग्रेस नेता लगातार अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम पर न केवल हमलावर है बल्कि आलाकमान को भी आगाह कर रहे हैं। वरिष्ठ नेता पार्टी के अजय माकन ने एक बार फिर से आपकी कई नीतियों पर हमला बोला है। साथ ही जालंधर उपचुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी की रणनीति को कांग्रेस के खिलाफ बताया। गौरतलब है कि जालंधर लोकसभा सीट पर कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी के निधन हो जाने पर वो सीट खाली हो गई और उनका निधन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हुआ था और अब उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस ने इस सीट से संतोख सिंह चौधरी की पत्नी को उम्मीदवार बनाया और इस चुनाव को लेकर दिल्ली प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने दिल्ली की नेता और पार्षद अरीबा खान को चुनाव प्रचार के लिए नियुक्त किया है। और इस पर गोहिल ने इस चिट्ठी को लेकर ट्वीट कर कहा कि अजय माकन के द्वारा गोहिल और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का धन्यवाद प्रकट किया गया और लिखा कि जालंधर में केजरीवाल अपने पार्टी के भीतर एक योग्य उम्मीदवार तक नहीं खोज पाए। माकन ने आगे लिखा कि केजरीवाल समेत दिल्ली के कई नेता जालंधर में कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस जो है पंजाब में एकजुट है और वही आपको बता दें कि केजरीवाल की भ्रष्ट पार्टी को पंजाब से बाहर करने के लिए दृढ़ संकल्प है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से कांग्रेस जो है अंतरकलह जो है लगातार बढ़ती जा रही है, आप उत्तराखंड की बात कर ले तो अब दिल्ली में भी ये अंतरकलह देखने को मिली और इसके बाद अब अजय माकन जो है आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगातार जो है चुनावी मुद्दा जो है गर्माता हुआ था और उसके बाद विपक्षी एकजुटता पर विपक्ष का जो जोर था, उसके बाद अजय माकन विपक्षी एकजुटता के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की या फिर कहें विपक्ष की, तो विपक्ष कहीं न कहीं अडानी मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को 2024 के लिए घेरने की कोशिश कर रहा था और विपक्ष जो है वो कहीं न कहीं एकजुट होता नजर आता है। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या फिर कहें राहुल गांधी हो या फिर कहें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हो या तमाम विपक्षी पार्टियां हो, सभी कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़कर कहीं न कहीं 2024 के लिए केंद्र सरकार के अंदर बैठी हुई भाजपा की जो कह सकते हैं पार्टियां उसको हटाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे और कहीं ना कहीं अब उस एकजुटता को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपने अंदर, यानी कि कांग्रेस के ही तमाम जो नेता है वो कहीं ना कहीं अब नहीं चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है वो जालंधर के अंदर पार्टी प्रचार करे और लगातार जो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का वजूद बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो जगह है वो कहीं ना कहीं छिनती हुई नजर आएगी। मगर यहाँ पर विपक्ष जिस तरीके से एकजुट हो रहा था लगातार अडानी मुद्दे को लेकर, मोदी की डिग्री को लेकर लगातार कहीं ना कहीं आवाज उठाए जा रहे थे, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं विपक्ष जिस तरीके से एकजुट हो रहा था उसके अंदर भी उसको लेकर अब कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अंदरूनी लड़ाई जो है वो दोबारा से छिड़ती हुई नजर आ रही है। और अजय माकन की बात करें, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और दिल्ली के प्रभारी भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी कहीं ना कहीं अब वो भी यही आवाज उठा रहे हैं कि लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से अलग हुआ जाए और अलग होकर ही चुनाव लड़ा जाए। मगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या फिर कहें और पार्टियों की बात करें, विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ यानी केंद्र सरकार के खिलाफ जो है वो एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। मगर अभी तक जो एकजुटता थी वो कहीं ना कहीं काफी हद तक कुछ मुद्दों पर जरूर एक साथ होती हुई नजर आ रही थी, मगर अब कांग्रेस के अंदरूनी जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं दोबारा से बाहर आ रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के कुछ नेता जो है वो ये नहीं चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ खड़ी हो। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लड़ाई अब दोबारा से शुरू हो चुकी है और अंदरूनी लड़ाई जो है कांग्रेस की, क्योंकि पहले भी कांग्रेस कहीं ना कहीं इसी वजह से कहीं ना कहीं कमजोर थी क्योंकि उनकी जो आपसी लड़ाई थी उसका फायदा कहीं ना कहीं और पार्टियों को मिल रहा था। मगर अब कहीं ना कहीं अजय माकन ने जिस तरीके से ऊपर अधिकारियों के यानी कि बड़े नेताओं से भी कहीं ना कहीं इसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा की है, बातचीत की गई है और कहीं ना कहीं इनकी कैसे आम आदमी पार्टी को अलग करने की बात की जा रही है। मगर विपक्ष अगर एकजुट नहीं दिखाता है तो कहीं ना कहीं 2024 के लिए कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए दिक्कतें हो सकती हैं। जी राजीव, जिस तरीके से आपने बताया कि 2024 के लिए विपक्ष के एकजुट न होने पर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, सत्ताधारी बीजेपी जो है भारी पड़ सकती है, लेकिन विपक्ष जो है एकजुट होने के लिए सहमत कभी जताता है और कभी नहीं जताता। और इसी बीच में अजय माकन ने यह भी कह दिया है कि जालंधर में अरविंद केजरीवाल जो है
अपने प्रत्याशी का चयन भी प्रॉपर से नहीं कर सकते या ठीक ढंग से उनका नहीं किया गया? देखिए, यहाँ पर बात करें जालंधर की, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो कहते हैं अपने प्रत्याशी की, जिसे सर कहते हैं जो प्रभारी है, उनके लिए जो चयन किया गया है, उसको लेकर कहीं न बेशक अजय माकन ने कहा कि वो ठीक तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है वो चयन नहीं कर सकते, अपने नेताओं को नहीं चुन सकते हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से विपक्ष को कहीं न कहीं यही समझना होगा, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर और अन्य पार्टियां हो या आम आदमी पार्टी हो, सबको कहीं न कहीं यही लगता है कि 2024 के लिए अगर सत्ता चाहिए या फिर सत्ता के अंदर जगह चाहिए, तो हम्म। कहीं न कहीं एकजुटता दिखानी पड़ेगी। मगर इस कुछ मुद्दों पर जरूर सभी विपक्षी पार्टियां जो है वो एकजुट होती नजर आ रही थी, क्योंकि सदन की बात करें, सदन के अंदर भी अडानी मुद्दे को लेकर लगातार कहीं ना कहीं आवाज उठाई जा रही थी और उस अडानी मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष जो था वो एकजुट था। मगर अब कहीं ना कहीं अगर एकजुटता नहीं दिखाई जाती है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें 2024 से कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आएंगी और विपक्ष कहीं ना कहीं फिर कमजोर होता हुआ नजर आएगा। और इसका फायदा सीधे सीधे कहीं ना कहीं भाजपा यानी कि केंद्र को होता हुआ नजर आएगा। मगर उसका फायदा देने की वजह कहीं से कहीं कांग्रेस जो है वो अपनी पहले अंदरूनी लड़ाई जो है वो खत्म करे और विपक्ष को एक साथ लेकर अगर चले कहीं ना कहीं, तो फिर कहीं ना कहीं 2024 के अंदर कांग्रेस भी कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर वापसी कर सकती है। मगर जी। यहाँ पर बात करें अजय माकन की, तो अजय माकन की तरफ से जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई थी वो हम्म। अभी खत्म नहीं हुई है और कहीं ना कहीं वही लड़ाई को दोबारा से हवा मिलती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से अजय माकन आम आदमी पार्टी को अलग करने की बात कर रहे हैं, उसे हम्म। साफ जाहिर है अगर अलग हो जाती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो फिर से कमजोर होती हुई नजर आएगी। जी। जी राजीव तिवारी, जिस तरीके से आपने बताया कि कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी से अलग होना चाहती है या अलग करने की कोशिश में उनकी लगातार जारी है, लेकिन अगर हम बात कर ले आम आदमी पार्टी की, तो अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी का पलड़ा ज्यादा भारी दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन में ये डर है कि आम आदमी पार्टी जो है अपने पक्ष में जीत हासिल ना कर ले, तो शायद ये आशंकाएं भी लगातार जताई जा रही है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज समझ रही होगी, कांग्रेस अभी इतने बड़े पैमाने पर नहीं है जो 2014 से पहले थी। यानी कि हम्म। सीधे सीधे कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का जो बहुमत है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो चुका है, ये कांग्रेस को भी पता है। हम्म। मगर यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी लगातार अपना वजूद बढ़ा रही है, क्योंकि दिल्ली के बाद में पंजाब के अंदर उनकी सरकार बन चुकी है और लगातार कहीं ना कहीं और राज्य के अंदर, गुजरात के अंदर भी उनको बहुत ज्यादा वोटिंग मिली थी, जिसकी वजह से वो नेशनल पार्टी बनी। मगर हम्म। अब नेशनल पार्टी बनने के बाद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो वजूद है वो वाकई में बढ़ चुका है और इसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिल सकता है अगर एकजुट होकर अगर चुनाव लड़ा जाता है 2024 के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी को अलग किया जाता है तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी होगा, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि अगर उनके जो बहुमत है वो अभी इतना मजबूत नहीं है और कहीं ना कहीं विपक्ष को एक साथ लेकर चलना होगा, हम्म। ताकि 2024 के अंदर जो लोकसभा की जो लड़ाई है, यानी कि जो चुनाव की लड़ाई है, वो कहीं ना कहीं हासिल करनी है या फिर अपनी जगह बनानी है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को अपने साथ रखना होगा। मगर यहाँ पर बात करें कुछ मुद्दों पर जरूर आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस की सहमति बनती है, मगर बाकी तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं अलग अलग पार्टियां देखने को मिल रही है। भाई यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की, उनका बिल्कुल वजूद बढ़ चुका है, मगर मुश्किल दोनों के लिए है, क्योंकि हम्म। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई भी है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। दूसरा यहाँ पर उनके ऊपर जो राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, उसके लिए भी कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर है, क्योंकि उनकी भी कहीं ना कहीं अब कमजोरी देखने को मिल रही है। दूसरा आम हम्म। आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं नेशनल पार्टी जरूर बन चुकी है, मगर उनके ऊपर भी सीबीआई और ईडी का कार्रवाई चल रही है, जिसकी वजह से उनके दो मंत्री जो है वो पहले से ही जेल के अंदर है और अरविंद हम्म। केजरीवाल के ऊपर भी कहीं ना कहीं कहते हैं सीबीआई का शिकंजा कसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से डर है और उस डर को कमजोर करने के लिए एकजुटता बिल्कुल जरूरी है। और 2024 के लिए अगर ये एकजुटता बनती है तो कहीं ना कहीं 2024 के लिए दोनों ही पार्टियों के लिए फायदा हो सकता है, वरना अन्यथा नहीं तो भाजपा को ही इसका फायदा जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। जी। जी राजीव, जिस तरीके से चुनावी घमासान जो है वो दोनों ही पार्टी की तरफ से देखा जा रहा है, अगर हम बात कर ले जालंधर उपचुनाव की, तो कांग्रेस के द्वारा ये कहा जा रहा है या फिर हम कहें अजय माकन साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का जो प्रचार है वो कांग्रेस के खिलाफ दिखाई दे रहा है। देखिए, यहाँ पर बात करें जालंधर की, तो उपचुनाव की, तो जिस तरीके से उपचुनाव किया जा रहा है और उपचुनाव के अंदर दोनों ही पार्टियों की बात करें, हम कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी करें तो बात करें, तो दोनों ही कहीं ना कहीं अपने अपने प्रचार कर रही है, हम्म। जिसके अंदर कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। मगर मेन फोकस जो है दोनों का ही कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर है। मगर यहाँ पर बात करें पंजाब की या फिर जालंधर की, तो लगातार कहीं ना कहीं वहां पर कांग्रेस की पहले भी सरकार रही है और कहीं ना कहीं कहते हैं, यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी जो है वो नए स्तर पर आ रही है, क्योंकि पंजाब के अंदर
जरूर उनकी सरकार बन चुकी है, मगर यहाँ पर जालंधर की बात करें तो उपचुनाव की, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो अपना वजूद बढ़ाती हुई नजर आ रही है। मगर यहाँ पर बात करें एक दूसरे पर आरोप लगाने की, अच्छा है कहीं ना कहीं केंद्र को घेरा जाए और केंद्र के ऊपर निशाना लगाया जाए ताकि उन दोनों ही पार्टियों को फायदा होता हुआ नजर आए। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अजय माकन कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो सही पार्टी नहीं है और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, मगर यहाँ पर बात करें बड़े नेताओं की, तो बड़े नेताओं को बिल्कुल पता है कि अगर कहीं ना कहीं अगर एकजुटता नहीं दिखाई जाती है तो इसका नुकसान भी कहीं ना कहीं उन्हीं को होगा, और इसी के लिए कहीं ना कहीं शायद अजय माकन को भी कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश की जा सकती है। मगर अब देखना होगा अजय माकन क्या दोबारा से इसी तरीके से पलटवार करते रहेंगे या जवाब देते रहेंगे, या फिर कांग्रेस जो अपने आप को अंदरूनी कहीं ना कहीं जो उनकी लड़ाई है या उसको खत्म करने की कोशिश करेगी। अगर कांग्रेस अपने अंदरूनी लड़ाई नहीं खत्म करती है तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान जो है, या फिर उसका जो उनका नुकसान है उसका फायदा जो है दूसरी पार्टियों को मिलता नजर आए, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर भाजपा हो। मगर भाजपा भी कहीं ना कहीं उपचुनाव के अंदर अपना जोर आजमाती नजर आ रही है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जगह पर कहीं ना कहीं उपचुनाव के अंदर जो बहुमत है वो कहीं ना कहीं भाजपा को मिले। मगर लगातार चुनावी प्रचार जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहा है। इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं एक दूसरे की जो लड़ाई है उसका कहीं ना कहीं दूसरा ही फायदा उठाता नजर आ रहा है। मगर यहाँ पर विपक्ष को कहीं ना कहीं एकजुट होना पड़ेगा, जिसके लिए कहीं ना कहीं उनकी जो कमजोरी है उसको पहले दूर कर कहीं ना कहीं केंद्र पर निशाना लगाया जाए। मगर देखना होगा चुनाव के अंदर वोटिंग के जो जनता का जो अधिकार है वोटिंग, वो किसको दिया जाता है और कौन उपचुनाव के अंदर जीत कर आएगा। जी जी राजीव तिवारी, जिस तरीके से आपने बताया कि विपक्ष को एकजुट होने की जरूरत है, लेकिन कहीं हम बात करें कांग्रेस की तो वो अंतरकलह उसके थमने का नाम नहीं ले रही। कहीं ना कहीं अब कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी जाने लगी है। तो अगर हम बात करें विपक्ष की तो विपक्ष एकजुट नहीं होता है तो सत्ताधारी बीजेपी जो भारी पड़ सकती है। और अगर बात करें उपचुनाव की या जालंधर उपचुनाव की, तो अगर इसी तरह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में घमासान चलता रहा तो बीजेपी कहीं ना कहीं यहां पर भी जीत अपने नाम दर्ज कर सकती है। देखिए यही चीज समझने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर वाकई में ही दो काफी लंबे समय से अब अंदरूनी जो लड़ाई है वो देखने को मिल रही है, जिसका नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों को फायदे के तौर पर दिखता नजर आता है। मगर यहाँ पर बात करें पंजाब के अंदर भी कहीं ना कहीं अंदरूनी लड़ाई थी जिसका फायदा जो है वो आम आदमी पार्टी को मिला। मगर आम आदमी पार्टी जो है वो उपचुनाव के अंदर भी कहीं ना कहीं अपना प्रयास कर रही है। और जहाँ की बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं प्रचार के साथ साथ अपना प्रयास करना चाहिए कि कांग्रेस जो है वो उपचुनाव के माध्यम से कहीं ना कहीं वापसी करे। मगर यहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों की जो लड़ाई है उसका कहीं ना कहीं फायदा जो है वो केंद्र के अंदर बैठी हुई सरकार यानी भाजपा को मिलता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा भी कहीं ना कहीं यही कोशिश कर रही है कि दोनों का जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं उनके लिए फायदेमंद हो, तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो उपचुनाव जीत कर कहीं ना कहीं सत्ता के अंदर आने की कोशिश कर रही है। मगर यहाँ पर लड़ाई जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। जी राजीव तिवारी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी में निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही है। बीजेपी, सपा, कांग्रेस, बसपा और आम आदमी पार्टी सभी ने अपनी जीत के लिए कमर कस ली है। और इस बार यूपी में महापौर की 17 सीटें हैं और सभी सीटों पर इनकी नजर बनी है। बीजेपी इस बार इन सभी सीटों पर जीत पर क्लीन स्वीप करना चाहती है और इसी के साथ बीजेपी ने तैयारियों पर अपनी तैयारियां जो है वो तेज करती हुई नजर आई है। बीजेपी 24 अप्रैल यानी आज से विकास रथ यात्रा का शुभारंभ करेगी। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गाजियाबाद से, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य झांसी से, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मेरठ से विकास पथ यात्रा का जो है शुभारंभ करेंगे। और वहीं आपको बता दें सीएम योगी सोमवार को सहारनपुर में निकाय चुनाव का बिगुल फूकेंगे और इस चुनाव में जीत के लिए मुख्यमंत्री हर कोशिश करेंगे। यूपी में हर बड़े शहर में चुनाव प्रचार करेंगे और कुछ दिन पहले ही उन्होंने गोरखपुर में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के विकास कानून व्यवस्था के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जनता से वोट मांगेगी। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही है। सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और हर पार्टी जो है अपना पुरजोर कोशिश करने में लगी हुई है कि निकाय चुनाव में जीत अपने नाम दर्ज हो। तो वही आपको बता दें कि यूपी में इस बार महापौर की 17 सीटें हैं और सभी सीटों पर इन सभी पार्टियों की नजर बनी हुई है। और खासतौर बीजेपी की अगर हम बात करें तो सभी सीटों पर बीजेपी का क्लीन स्वीप करने का विचार है। तो इन सभी के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां जो है वो तेज करती हुई दिखाई थी। और 24 अप्रैल यानी आज
से बीजेपी विकास पथ यात्रा का शुभारंभ करने वाली है। और वही सीएम योगी जो है आपको बता दें, सीएम योगी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से पथ यात्रा का शुभारंभ करेंगे, तो वही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गाजियाबाद से करेंगे। तो आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो है वो झांसी से करेंगे। और इसी के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मेरठ से विकास पथ यात्रा की शुभारंभ करेंगे। तो आपको बता दें, बीजेपी की तैयारियां जो है वो पुरजोर तेज होती हुई दिखाई दे रही है। आज से पथ यात्रा का भी शुभारंभ किया जाएगा और उसके बाद सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, चारों जो मिलकर चुनावी मैदान में उतरेंगे और विकास पथ यात्रा का आज से शुभारंभ करेंगे, आगाज करेंगे और जनता के बीच में विकास और कानून व्यवस्था को लेकर जाएंगे। और साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ के द्वारा गोरखपुर में कहा गया था कि हम जनता के बीच में कानून और विकास को लेकर उनसे वोट मांगेंगे। और इसी तरह से सभी पार्टियां जो है बीजेपी, बसपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपने चुनाव के लिए लगातार कयास लगाई जा रही है, चुनावी मैदान में जनता के बीच में जा रही है और अपनी पार्टियों की जो रणनीति है उसे जनता के बीच में आजमाने की कोशिश कर रही है। तो आपको बता दें, निकाय चुनाव जैसे ही नजदीक आ रहे हैं और सारी पार्टियों की तैयारियां जो है वो तेज होती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी, सपा, कांग्रेस, बसपा और आम आदमी पार्टी, चारों ही पार्टियों ने कमर कस ली है और सभी पार्टियां जो है तैयारियों में जुट चुकी है। और हम आपको बता दें कि बीजेपी जो है इस बार तेज दिखाई दे रही है, तैयारियां उसकी तेज दिखाई दे रही है। बीजेपी क्लीन स्वीप करने के विचार में है और वही आज बीजेपी की विकास पथ यात्रा का शुभारंभ करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं जो है सहारनपुर से विकास पथ यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, यूपी में निकाय चुनाव को लेकर लगातार सभी पार्टियां जो है वो तैयारियों में जुट चुकी है और खासकर अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है और आज जो है बीजेपी विकास पथ यात्रा का शुभारंभ करने वाली है। सरकार चलने की तैयारियां है वो तेज है और सरकार होती है जिसमें कहीं ना कहीं विचार हो सकता है साफ सफाई को लेकर लोगों की जो जरूरत होती है उस पर कहीं ना कहीं मेयर पद के चुनाव होते हैं और विचार होता है कि मेयर पाकर विकास चुनाव की तैयारी जोरों पर चल रही है। भाजपा अपने प्रत्याशी बात है और सभी कहा सकता है कमर कर दिए और इस बार महापौर की 17 सीटें हैं। सभी पार्टियों की नजर इन सीटों पर है और भाजपा इस बार इन सभी सीटों पर 20+ सीट मारने का जो विचार का ऐलान कर रही है, जिससे ये भाजपा 24 अप्रैल चुनाव के जो प्रचार प्रसार है उसमें कूद चुके हैं और विकास होता है कि आज सहारनपुर से विकास पथ की शुरुआत करेंगे, जनसभा को संबोधित करने का काम करेंगे। वहीं डिप्टी पाठक गाजियाबाद जाएंगे तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य झांसी में, तो भाजपा प्रदेश में भूपेंद्र चौधरी मेरठ उसका प्रचार प्रसार करने का काम शुरू करेंगे। और हर बड़े शहर में सीएम योगी सोमवार यानी आज का काम करेंगे। चुनाव के लिए मुख्यमंत्री हर संभव कोशिश करने का काम करेंगे। प्रदेश के मुखिया है और जाहिर सी बात है सरकार की चार प्रणाली का विकास से महापौर का चुनाव होगा। यूपी के हर बड़े शहरों के चुनाव के साथ पहले ही गोरखपुर में कहा था मुख्यमंत्री ने विकास के नाम पर जनता से वोट मांगेगी और लगभग 17 नगर निगम यानी नगर पालिका और 5 तो आपको बता दें, यूपी में निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और सभी पार्टियां जो है चुनाव की तैयारियों में तेजी से अपना किस्मत आजमाने के लिए सभी पार्टियां जो है तैयारियों को तेज करती हुई दिखाई दे रही है। और यूपी में इस बार महापौर की 17 सीटें हैं और सभी सीटों पर सबकी निगाहें बनी हुई है और 17 सीटों पर कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी जो है पुरजोर कोशिश कर रही है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र चौहान बने हुए हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से सभी पार्टियां जो हैं
सपा, बसपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सभी पार्टियां चुनावी मैदान में दिखाई दे रही है। और खासकर अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जो है, बीजेपी में सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मैदान में उतरे हैं और कई जगह पर उनके द्वारा जनसभाएं का आयोजन किया जा रहा है। जिस तरीके से आज विकास पथ यात्रा के भी शुभारंभ करेंगे और उसी तरह से योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कहा था कि हम जनता के बीच में कानून व्यवस्था और विकास को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और वोट मांगेंगे। देखिए, बिल्कुल सरकार की कार्य प्रणाली के आधार पर ही नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम के चुनाव होती है। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश की मुखिया होने के नाते एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है। और कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री यहाँ सहारनपुर से शुरुआत करेंगे, गाजियाबाद केशव प्रसाद मौर्य काशी में तो भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष है, अध्यक्ष है। पार्टी का दावा है कि 17 महापौर कहीं न कहीं हासिल करने चाहना पूरी तरह से 30 मान लेकर काम करेगी बात। और कहा कि फिरोजाबाद हो, अलीगढ़ हो, अयोध्या हो, गाजियाबाद हो, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, सहारनपुर, सब पर कहीं न कहीं पहली बार मतदान होगा और कई कई इसके लिए नगर निगम बनाया गया है। लगातार जो सरकार की भूमिका होती है, प्रदेश सरकार के आधार पर ही जनता को चुनने का काम है, जनता करती है। और जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी की आज नगर जिस तरीके से बात अगर सपा, कांग्रेस, बसपा और आम आदमी पार्टी की कर लें तो ये सभी पार्टियां जो है अपनी कौन सी ऐसी रणनीति है जिसे बीजेपी को टक्कर दे सकती है? तो रणनीति कहीं न कहीं सबकी अपनी है। सबका मुद्दा एक है विकास, और विकास के आधार पर कहीं न कहीं ये एक बड़ा होगा, क्योंकि ये जो छोटी छोटी जरूरतें जनता की होती है, साफ सफाई से लेकर क्षेत्र का विकास, उसके आधार पर ही वोट दिए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, कहीं न कहीं इस आधार पर जनता इनको चुनने का काम करती है। सबसे बड़ी बात की जाए तो जो स्थानीय स्वास्थ्य की व्यवस्था में जो पूरा प्रबंधन हो, चाहे वो सीवरेज का मामला हो, चाहे वो नालियां हो, चाहे वो सफाई हो, ये सब एक बड़ा मुद्दा होता है। क्योंकि छोटा चुनाव जरूर होता है, लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा कर रखा है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम इसको चुनावी बम खरीद करने का काम करेंगे। तो तमाम अलग अलग पार्टियां हैं, वो अपने अपने मैनिफेस्टो लेके आए हैं। आम आदमी पार्टी इधर कहती है कि बिल आधा कर देंगे, जल का बिल आधा कर देंगे, जो भी बकाया हुआ उसको माफ करने का काम करेंगे, हाउस टैक्स आधा करने का काम करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी लेके आई है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे सपा हो, सभी अपने अपने मैनिफेस्टो के आधार पर जनता से वादा करेंगे। चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, और नगर पालिका चुनाव हो, नगर निगम के चुनाव हो, नगर पंचायत के चुनाव, सब विकास के आधार पर। क्योंकि असली विकास उन्हीं के आधार पर दिखाई पड़ता है। जो नगर निगमों में पार्षद चुने जाते हैं, महापौर चुने जाते हैं, क्योंकि सबसे छोटी छोटी जरूरत जो आम लोगों की जरूरत होती है, वो साफ सफाई से लेकर कूड़ा प्रबंधन हो, जल की व्यवस्था हो, इन सब की कहीं न कहीं चीजों को देखा जाता है। तो इस शहर की सरकार होती है, और अपने जो शहर के हुक्मरान चुना जाता है वो महापौर के माध्यम से। जाहिर की बात सबसे बड़े पार्षद महापौर को चुनने का काम करते हैं। सब अपने अपनी मैनिफेस्टो के आधार से जनता के बीच जा रहे हैं, वादा करने जा रहे हैं। कानून व्यवस्था अलग चीज है, वो प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी, लेकिन सबसे बड़ी जो स्थानीय चीजें होती है, जो स्थानीय जो विकास की मुद्दे होते हैं, वो इस पर आप हारी जाते हैं। तो सभी बिजली की बात करते हैं, जल की बात करते हैं, सभी अपने इससे विकास की बात। जी जितेंद्र चौहान, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी साझा करिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि 116 क्लर्कों की नियुक्ति से तकनीकी शिक्षा विभाग के कामकाज में तेजी आएगी। उक्त प्रगटा के आपको बता दें पंजाब के तकनीकी शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के द्वारा ये बात कही गई। उनके द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के द्वारा इन नवनियुक्त क्लर्कों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। बैंस ने कहा कि विभाग में क्लर्कों को बड़े स्तर पर कमी आई थी और जो कि इस भर्ती से दूर हो जाएगी। मंत्री हरजोत सिंह बैंस के द्वारा कहा गया कि तकनीकी शिक्षा विभाग पंजाब का एक अहम विभाग है
जो कि नौजवानों को सरकारी नौकरी के काबिल बनाने के लिए उसके साथ साथ स्वरोजगार के काबिल भी बनाता है। और उनके द्वारा आगे कहा गया है कि हमारी सरकार इस विभाग को मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रही है। और उनके द्वारा कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान वाली सरकार, पंजाब सरकार अपने पहले साल के कार्यकाल के दौरान 28,000 से अधिक स्थायी सरकारी नौकरी पंजाब के नौजवानों को दे चुकी है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित सेठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से नौजवानों को स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए मान सरकार तत्पर रहती है और उसी बीच 116 क्लर्कों को नियुक्ति पत्र जो है वो सौंपने वाली है। जो बैंक जो है आज 116 क्लर्कों को जो है नियुक्ति पत्र जो है अभी तक देंगे। और अगर इस साल की बात की जाए, जब से आम आदमी पार्टी ने अपना कार्यभार संभाला है, करीब 28,000 से ज्यादा जो है वो सरकारी जो है नौकरियां अभी तक दे चुके हैं। और जो आज 116 जो क्लर्कों को जो जिस तरह से लगाया जाएगा, तो उसके बाद से जो है विभाग में जो है काफी अच्छा काम और भी आगे से जल्द से हो सकता है। अमित, जिस तरीके से बात कर ले, हरजोत सिंह बैंस के द्वारा ये भी कहा गया है कि सरकार जो है, पंजाब सरकार हमेशा से जो वादे करती है वो पूरा करती हुई नजर आती है। और उसी तर्ज पर जो 116 क्लर्कों को नौकरी दी जा रही है, तो उन्होंने कहा कि जो विभाग में रोजगार की कमी देखी जा रही थी या विभाग में कर्मचारियों की कमी थी, वो पूरी होती हुई नजर आएगी अब। जी बिल्कुल, हरजोत सिंह बैंस ने जो है साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो भी वादे किए थे, चाहे नौकरी को लेके थे, अन्य किसी भी क्षेत्र में जो वादे किए थे, वो उन्होंने जो है पूरे किया। और अगर 116 क्लर्कों की बात की जाए, तो इससे जो है अब बड़ा फायदा जो है जो आने वाला जो ये विभाग है, विभाग में होने को मिलेगा। जिस तरह से कमी जो है अक्सर देखी जाती थी, खासकर क्लर्कों को लेकर जो है बहुत बड़ी एक कमी देखी जाती थी, तो अब जो है 116 नौकरी देने के बाद जो है उस कमी को जो है सुधारा जा सकता है। जी अमित, जिस तरीके से बात कर ली जाए, हरजोत सिंह बैंस के द्वारा ये भी कहा गया है कि अगर ये नौकरियां दी जाती तो हमारा संगठन मजबूत होगा, विभाग मजबूत होगा और आगे आने वाले दिनों में नौजवानों को भी स्वरोजगार प्राप्त होगा। जी बिल्कुल, साफ तौर पे जो है हरजोत सिंह बैंस ने जो है कहा है कि जिस तरह से 116 नौकरियां अगर दी जाती हैं, तो कहीं ना कहीं जो है विभाग में जो है काफी अच्छे जो है काम हो सकते थे। क्योंकि क्लर्क जो है उनकी एक बड़ी भूमिका रहती है, कोई फाइल इधर से उधर देनी हो या किसी तरह का कोई भी अगर कोई कागजी से जुड़ा कोई काम करना हो, तो क्लर्कों की जो है बड़ी भूमिका रहती है। इससे जो है संगठन तो जो है अब मजबूत होगा ही होगा। और आगे भी जो बेरोजगार जो युवा पीढ़ी थी, उनको जो है जिस तरह आम आदमी पार्टी ने पहले भी रोजगार दिया, तो आगे भी जो है रोजगार के जो योग हैं वो खुलेंगे। अमित, जिस तरीके से बात कर ली जाए, पंजाब सरकार जो है जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करती है और उसी तर्ज पर कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस के द्वारा भी ये 116 जो क्लर्कों को नियुक्ति पत्र सौंपने जा रहे हैं, उसको लेकर जो नियुक्ति पत्र लेने वाले हैं नौजवान हैं, उनके चेहरों पर कैसे स्माइल है या क्या प्रतिक्रिया उनकी अभी तक सामने आई है? बिल्कुल, जो 116 लोगों को जो नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है उनके जो चेहरे हैं वो तो खुशी हो ही गई है। क्योंकि बड़ी उनको कामयाबी मिलने जा रही है। 116 लोग हैं, उनको नौकरी मिली जाएगी। जैसे आपने कहा कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जिस तरह पंजाब सरकार ने अपनाई हुई है, और वो तो पिछले दिनों में देखने को भी मिला। अगर करप्शन की बात की जाए, तो अगर कोई भी अधिकारी है तो उसको जो है तुरंत जो है उस पर कार्रवाई जो है की जाती है। जी अमित, जिस तरीके से बात कर ली जाए, 116 क्लर्कों को नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं, जिससे जाहिर सी बात है कि नौजवानों को स्वरोजगार मिलेगा और रोजगार पंजाब में बढ़ेगा। लेकिन अगर हम बात कर ली जाए पिछला आंकड़ा अगर हम आंकें, तो अभी तक हरजोत सिंह बैंस के द्वारा कितनी ऐसी नौकरियां हैं जो दे दी गई है? हालांकि इसी विभाग की बात नहीं कर पाएंगे। अगर ऑल ओवर बात की जाए, तो अब तक जो है करीब 28,000 से ज्यादा जो नौकरियां जो है आम आदमी पार्टी की सरकार जो है पिछले समय में दे चुकी है। और आने वाले समय में भी जो है अधिक नौकरी जो है देने की संभावना है। अमित, अगर ये बात कर ली जाए कि जिस तरीके से नौजवानों को का चयन जो होगा वो किस बेस पे होगा, किस बेस पे उन्हें क्लर्क की नियुक्ति पत्र जो है वो सौंपने वाले हैं? बिल्कुल, उनकी जो है एजुकेशन को देखते हुए जो है, अगर 10वीं पास है या 12वीं पास है, तो उस हिसाब से जो है जो उनकी एक खस्ता जो पूरा बनाया गया है, उसके हिसाब से जो है नियुक्ति पत्र जो है उनको जो नौकरियां जो है वो दी गई हैं। समय समय पर जो है उनकी जो है इंटरव्यूज होती हैं, वहाँ पर जाकर जो है आप जो है अपना जो ज्वाइनिंग की जो क्रिया है उसको आप अपना सकते हैं। उसके बाद जो है सिलेक्शन होती है, उसके बाद देखा जाता है कि आगे जो है वो कितना पढ़ा लिखा है, उसी हिसाब से जो है अलग अलग उनको जो है विषय में नौकरी मिलती है।
जी अमित, जिस तरीके से आपने बताया कि टर्म्स कंडीशन के हिसाब से उनको नौकरी मिलेगी, तो अगर बात कर ली जाए आगे आने वाले दिनों में या भविष्य की, हम अगर बात कर ले तो हरजोत सिंह बैंस के द्वारा ऐसी और कितनी नौकरियां हैं जो उनके द्वारा कही गई हैं कि वो नौजवानों को मदद करेंगे या नौजवानों के लिए आगे आएंगे, रोजगार बढ़ाने के लिए आगे आएंगे? जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह पहले भी अपने कार्य में अपना काम जिस तरह से पूरा किया है, वहीं अगर आगे भविष्य की बात जाए तो समय समय पे जिस जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से जो है नौकरियां जो है हर अलग अलग विभाग में जो है निकलेंगी। और आगे जो है आने वाले समय में जो है पंजाब का युवा भी सोचता है कि उन्हें जो है बड़ी जो है पंजाब सरकार जो है और भी खुशी रहेगी और कहीं ना कहीं जो है ज्यादा नौकरियों की संभावना आने वाले समय में है। जी अमित सेठी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 24 अप्रैल यानी आज निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुबह करीब 11:30 बजे नवा रायपुर स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के तृतीय दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे, जहां मुख्यमंत्री बघेल करीब 3:30 बजे राजधानी रायपुर में पुलिस ग्राउंड हेलीकॉप्टर से वहां पर दुर्ग के लिए रवाना होंगे। उसके बाद शाम 4 बजे भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ऑडिटोरियम में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में और 8वां विश्वविद्यालय स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। और इसके अलावा आपको बता दें रायपुर लौटेंगे और इसके बाद मुख्यमंत्री शाम को करीब 7 बजे चंदखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर में माता कौशल्या महोत्सव 2023 के समापन समारोह में शामिल होंगे। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज जो दौरा रहने वाला है, उसको लेकर एक बार पूरी अपडेट हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 24 अप्रैल को ट्रिपल आईटी और हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। साथ ही साथ माता कौशल्या महोत्सव के समापन समारोह में वो शामिल होंगे। कई ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के आज माता कौशल्या की जो महोत्सव है उसमें कई सौगातें भी मिल सकती है। खासतौर से उसके सौंदर्यकरण को लेकर के एक अलग से विचार भी किया गया था। राम मंदिर बनाने का वहां भी निर्माणाधीन करने का आज प्रायोजन किया गया है। ऐसे तमाम विषयों को लेकर के वहां किया जाएगा। इसके साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ट्रिपल आईटी है, वहां के दीक्षांत समारोह में जो शामिल होंगे, वहां कई ऐसे जो उद्योगिक जो बच्चे हैं जो ट्रिपल आईटी में जो काम करते हैं, यहाँ किस तरीके से भविष्य संवार सकते हैं छत्तीसगढ़ रायपुर में, उसको लेकर के भी कार्य किया जाएगा। साथ ही साथ कई ऐसे जो विषय है, खासतौर से यहाँ के ट्रिपल आईटी में जो बच्चे काम कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी अनुयायी में और किस तरीके से छत्तीसगढ़ को संवारा जा सकता है, इस विषय में भी चर्चा की जाएगी, ताकि यहाँ छत्तीसगढ़ के उत्थान और विकास के लिए भी यहाँ एक नए प्रयोजन के साथ में कार्य किया जा सकता है। जी मनीषा। जी अखिलेश, जिस तरीके से आपने बताया कि ट्रिपल आईटी में नए उत्थान और प्रगति के लिए कार्य किया जा सकता, तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जो है छात्रों को क्या नई सौगातें दे सकते हैं? देखिए, ट्रिपल आईटी को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और आईटी और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में किस तरीके से विकास हो सके छत्तीसगढ़ में, खासतौर से नया रायपुर, ऐसा नया रायपुर बनाने की जो कल्पना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देख करके रखी है, तो निश्चित तौर पर उस प्रयोजन को लेकर के कार्य करेंगे। इसी को लेकर के प्रस्तावित कई ऐसे विषय हैं जिसको लेकर कुछ बच्चे हैं जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात भी करेंगे। साथ ही साथ वहाँ के प्रोजेक्ट को लेकर के और कौन से ऐसे विषय हैं जो अलग अलग काउंटर पे बाकायदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जाएंगे, वहाँ देखेंगे। और जब जैसी प्रेजेंटेशन जिस आधार पे रहेगा ट्रिपल आईटी बच्चे लोगों का, उसके आधार पे वो तय करेंगे कि यहाँ के बच्चे लोगों को किस तरीके से छत्तीसगढ़ में काम कराया जा सकते हैं और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के विकास के लिए इनके नए बच्चे लोगों के लिए क्या उत्साह है उसको देखने का प्रयास भी करेंगे। जी अखिलेश, अगर बात कर ली जाए ट्रिपल आईटी में जो दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जैसे कि आपने बताया शिरकत करेंगे, तो कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए क्या स्पेशल वहां पर रहेगा? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए अगर स्पेशलिटी की बात की जाए तो मुख्यमंत्री हमेशा से ही कृषि प्रस्थान को लेकर के एक नए विचार में रखते हैं। अगर ट्रिपल आईटी के जो बच्चे
वो कृषकों के लिए कुछ नई सौगातें लेकर के आते हैं, या फिर कृषकों के उत्थान और जो किसान जो मेहनत करते हैं, कड़ी धूप में मेहनत करते हैं, उत्पादन अगर फसल नहीं हो पाता है जिससे हताश हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में क्या किस तरीके से जूझ सकते हैं और नई प्रौद्योगिकी विकास के लिए क्या किसानों को बड़ी एक नई तौर तरीके से वहाँ स्थापित किया जा सकता है, ऐसे विषय को लेकर के जानिए। इसी विषय को लेकर के ही मुख्यमंत्री से कुछ बच्चे जो हैं अपने प्रोजेक्ट तैयार किए हुए हैं, और निश्चित तौर पे देखने वाला विषय रहेगा कि मुख्यमंत्री के सामने किस तरीके से पेश करते हैं और क्या उनको सरकार हैंड ओवर करके इस कार्य प्रयोजन को और प्रगति देने का प्रयास करेंगे, ये देखने वाला विषय रहेगा। लेकिन खास बात यह है कि वहाँ के जो बच्चे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने के लिए खासा उत्साहित है, और मुख्यमंत्री ने वहाँ के बच्चे लोगों को एक अलग से सौगात और छत्तीसगढ़ के विकास और उत्थान के लिए नए प्रयोजन देने की कल्पना भी कर रहे हैं। जी अखिलेश, अगर हम बात कर लें माता कौशल्या महोत्सव के समापन समारोह में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो शिरकत करने वाले हैं, तो अगर वहां पर हमेशा से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है छत्तीसगढ़ी संस्कृति और सभ्यता के लिए हमेशा से तत्पर रहते हैं, और जब शुरुआत हुई थी महोत्सव की तब भी छत्तीसगढ़ी छवि जो है वो मोहने वाली थी। तो इस समापन समारोह की अगर तैयारियों की अगर हम बात करें तो क्या इस बार भी छत्तीसगढ़ी सभ्यता को वहां पर बढ़ावा दिया जाएगा या संस्कृति को बढ़ावा देने वाले तैयारियां होगी? देखिए, कौशल्या माता मंदिर में शुरुआती दौर से ही और जो गढ़ी महोत्सव को लेकर के खासतौर से जो कौशल्या माता के जो परिसर में जो महोत्सव चल रहा है, खासा बात ये रहा है छत्तीसगढ़ी भाषा बोली, वहाँ के पहनावा और यहाँ के पुरानी संस्कृति जो रही है उसका सुरक्षा, तमाम ऐसे विषय है जिसको लेकर के देश दुनिया में फैलाने की जो परंपरा है वो निश्चित तौर पे प्रयास किया जा रहा है। एक बात तो स्पष्ट नजर आ रही है कि जैसे जैसे चुनावी समीकरण तैयार होते जा रहे हैं, नजदीक आते जा रहे हैं, तो इसमें अपनी छत्तीसगढ़ी परंपरा को खासा व्यवस्थापित करके लोगों के बीच में प्रदर्शित करना एक मुख्यमंत्री के अंदर से पुरानी जो बात रही है और अब भी उसी चर्चा के दौरान में किया जा रहा है, तो ये उत्साह का विषय भी है। साथ ही साथ आज कौशल्या माता परिसर में ही कई ऐसे भोजन हैं जो होने वाली है, उसके लिए इंतजार भी है। लोगों का ये मानना है कि वहाँ की जो पहनावा ओढ़ावा है उसके लिए अलग अलग स्टॉल भी लगे हुए हैं, लोग जाकर के देख रहे हैं कि इसको कौन क्या बोलते हैं, इस तरीके से विषय को रख रहे भी हैं। और साथ ही साथ एक बात तो स्पष्ट नजर आ रही है कि जो विधायक हैं चाहे स्थानीय लोग हैं वो भी जानकारी, कई ऐसे हैं जिनको जानकारी ही नहीं हो पाता है तो आज जा करके वहाँ तलाश रहे हैं और नए नए प्रोजेक्ट के तौर पे काम कर रहे हैं। तो ये खासा उत्साहित है और एक छत्तीसगढ़ी परंपरा को लेकर के जिस तरीके से उत्साह नजर आ रहे हैं लोगों के अंदर, वहाँ काफी भीड़ भी नजर आ रही है। तो इसको और महोत्सव को अगले वर्ष भी करने की जो तैयारी है वो भी बात कही जा रही है। तो निश्चित तौर पे लोगों के अंदर उत्साह भी है और छत्तीसगढ़ी परंपरा को जानने की जो ललक है लोगों के अंदर वो अलग से दिखाई पड़ रही है। मनीषा जी। जी अखिलेश, जिस तरीके से आपने बताया कि छत्तीसगढ़ी सभ्यता या संस्कृति को जानने के लिए लोगों के मन में झलक जो दिखाई दे रही, ललक दिखाई दे रही है, उसके लिए लोग वहां पर जाने के लिए तत्पर हैं। तो ये भी बात कहें कि जब समारोह की शुरुआत हुई थी तो पूर्व मुख्यमंत्री जो है रमन सिंह, उनका बयान आया था और उनके द्वारा ये भी कहा गया था कि भूपेश बघेल जो है वोट बैंक की राजनीति को ये समारोह मतलब उस रूप में वो समारोह देख रहे हैं। देखिए, विपक्ष का एक भूमिका होता है कि वो कई ऐसे विषय में जिनको उल्लेखित करे और पूरे दे। अब देखने वाला विषय ये रहेगा कि क्या सच में छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री होने के नाते ये परंपरावादी रही है या फिर शुरुआती दौर से चुनावी समीकरण है, इसी लिहाज से ही ये काम किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा मायने रखता है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट नजर आ रही है कि जो महोत्सव मनाया जा रहा है उसको लेकर के भी खासा पहले से भी तैयारी की जा रही थी और अब भी ऐसे विषय है जिसको लेकर के वहाँ उस पटल पे रखा गया है जहाँ कौशल्या माता की मंदिर है, वहाँ भी कई ऐसे मंदिर का निर्माण है जिसको बनाने के लिए ललायत भी है। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री की बात की जाए, जरूर एक बात विषय निकल करके आया था कि जब हम बना रहे थे तो राम मंदिर से जो हमारा समीकरण है, जो हम राम मंदिर बनाने के लिए कल्पना छत्तीसगढ़ में किए थे, हम बना दिए हैं,
और उसी अनुयायी में जो धर्म की राजनीति है, भगवान को आपस में बांटने की जो राजनीति है, वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करते नजर आ रहे हैं। कौशल्या माता मंदिर का निर्माण हम भी सोचे थे, लेकिन वो पहले कर दिए हैं। तो ऐसे विषय को लेकर के बकायदा चल रहा है और राजनीति जो धुरी है एक ही जगह दिखाई पड़ रही है, तो इससे कई बात स्पष्ट नजर भी आ रही है। सामने चुनाव है, इसीलिए इन तमाम विषयों को लेकर के ही चर्चाएं चलती नजर आ रही है। मनीषा जी। जी अखिलेश, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब के लोक निर्माण विभाग के ग्रुप सी और डी के 107 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया मुकम्मल कर ली गई है और यह जानकारी देते हुए पंजाब लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ITO ने बताया कि 24 अप्रैल 2023 में आपको बता दें मुख्यमंत्री भगवंत मान चयनित उम्मीदवारों को म्युनिसिपल भवन में चंडीगढ़ में नियुक्ति पत्र सौंपेंगे और वहीं पर कैबिनेट मंत्री ने आगे बताया कि लोक निर्माण भवन में वहां पर लोक निर्माण विभाग के द्वारा 98 क्लर्क और 2 जूनियर ड्राफ्ट्समैन्स और 7 तरस के आधार पर इस तरह से कुल 107 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र देंगे। और वहीं लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि इसके अलावा अब तक 22 ग्रुप ए और 206 ग्रुप बी, 138 ग्रुप सी और 26 ग्रुप डी समेत 392 उम्मीदवारों को लोक निर्माण विभाग में सरकारी नौकरियां दी जा चुकी है। हरभजन सिंह ने आगे बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान वाली नेतृत्व वाली सरकार, पंजाब सरकार ने नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने के लिए अपने वादों को पूरा करते हुए 1 साल के समय के दौरान राज्य के 28,000 से अधिक नौजवानों को कई विभागों में सरकारी नौकरियां मुहैया कराई है और यह प्रक्रिया लगातार जारी है। उन्होंने आगे उम्मीद जताई है कि नए नियुक्तियों के लिए जमीनी स्तर पर लोक निर्माण विभाग की कारगुजरी में और सुधार आएगा। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है रोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं और उसी तर्ज पर लगातार हर विभाग को नौकरियां वितरित की जा रही है, नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं, उसी बीच लोक निर्माण विभाग की तरफ से ग्रुप सी और डी को 107 पदों के लिए नियुक्ति पत्र सौंपने जाने वाले हैं मुख्यमंत्री। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो है बेरोजगार लोगों को रोजगार देती हुई नजर आ रही है और जिसके चलते आज जो है 107 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। लोक निर्माण विभाग में जो है भर्ती की जाएगी, जो कि अगर बात की जाए तो चंडीगढ़ में ये म्युनिसिपल भवन के सेक्शन है जहाँ पे नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री की तरफ से सौंपे जाएंगे और कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह की माने तो इस विभाग में 98 क्लर्क ग्रुप सी में, 2 जूनियर सी ग्रुप में तरस के आधार पर रखे जाएंगे और 7 जो डी ग्रुप के तरफ के आधार पर रखे जाएंगे। आदि कुल जो है 107 उम्मीदवारों को नियुक्ति करके पास देती हुई वहाँ सरकार वो नजर आएगी। जी संदीप, अगर बात कर ले जाए, मान सरकार ने 392 उम्मीदवारों को पहले भी नौकरियां दे चुके हैं और इसी तर्ज पर लगातार ये कार्य लगातार जारी है और इसी तर्ज पर 107 नौकरियां भी उनके द्वारा मुकम्मल कर दी गई है और ये नियुक्ति पत्र सौंपने वाले हैं। तो अगर नौजवानों की बात करें तो नौजवानों के चेहरे तो जाहिर सी बातें खिल उठेंगे, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया जो है वो अभी तक कोई सामने आई है? देखिए, प्रतिक्रिया जो है वो मिलने के बाद जब देखा जाए तो पंजाब में नौकरियां बहुत कम थी और रोजगार जो वो नहीं थे। लोग जो है बेरोजगार थे, फॉरन का रुख करते हुए नजर आ रहे थे, जिससे पंजाब में नौकरी समक्ष भी है और पंजाब में ही नौकरी देने की बात जो की जा रही है। इसी के दौरान अगर बात की जाए, जब से आम आदमी पार्टी सरकार आई है तब से ही पंजाब में जो है रोजगार मुहैया कराने के बाद पूरा करती हुई पूरे 1 साल में 28,000 नौकरियां जो है वो नौजवानों को दे दी गई है और कहीं ना कहीं नौजवान जो है वो नौकरी करते हुए नजर भी आए हैं, चाहे वो पटवारी की हो, चाहे वो बिजली विभाग की हो, चाहे वो अध्यापकों की हो,
चाहे डेयरी विभाग की हो, चाहे वेका में हो, तो लगातार देखा जाए तो नौकरी जो है आम आदमी पार्टी की सरकार मुहैया कराती नजर आ रही है। जी, अगर बात कर ली जाए कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह के द्वारा एक बयान दिया गया, उनके द्वारा कहा गया कि नए नियुक्तियों पर जो नए नियुक्ति पत्र जो है वो देंगे, उससे ज़मीनी हकीकत या फिर ये भी कहे कि लोक निर्माण विभाग में काम में और भी सुधार आएगा या उनकी कारगुजरी हो उसमें और काफ़ी सुधार आने वाला है। देखिए ये तो बात बताते कि नए जो व्यक्ति उनको आज नौकरियां नहीं और जैसे कि लोगों के मन में दिमाग में है कि सरकारी नौकरी नहीं जाती है, तो सरकारी जो बात होती है काम नहीं करती। जी संदीप, अगर हम बात कर लें नौजवानों को जो नौकरी देने की प्रक्रिया है, तो कहीं ना कहीं पंजाब में ये नौजवान जो है बेरोजगारी खत्म करने के लिए मान सरकार लगातार प्रयासरत रहती है और उसी बीच में नौजवानों को नौकरी देने का कार्य जो है लगातार तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर हम बात कर लें नौजवानों की ये प्रक्रिया जो है वो क्या रहने वाली है, जो टर्म्स कंडीशन है वो क्या रहने वाली है? देखिए नौजवानों की जो बात करें तो नौजवान के मनो क्योंकि सालों साल पढ़कर सरकारी मीडिया तो कहीं ना कहीं जरूर देखा जाता है कि उनके चेहरे पर जो मुस्कान आती है। हालांकि अगर देखा जाए तो सरकारी नौकरियां पिछली सरकारों के समय में बिल्कुल नहीं जो नौजवान खुशी में। तो आपको बता दें कि पंजाब सरकार लगातार कार्यरत है और संदीप सिंह आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी 30 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी उत्सव के रूप में मनाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण पर भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में जगह जगह कार्यक्रम करने जा रही है। बीजेपी के प्रदेश में प्रत्येक बूथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए हर कार्यकर्ता तैयार है और जिसमें हर बूथ पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसी के साथ कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के विधायक और सांसद हर बूथ पर जनसंपर्क करने के लिए उनका कार्य जारी रहेगा। तो आपको बता दें बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट के द्वारा कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सुना जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी इसे एक उत्सव के रूप में मनाने जा रही है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उत्साहित है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां संस्करण आने वाला है और उसको लेकर बीजेपी बहुत उत्साहित दिख रही है। पार्टी जो है, आप अगर उत्तराखंड की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी एक उत्सव के रूप में मनाने जा रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री के मन की बात के 100वें संस्करण को देखते हुए जहाँ पूरे देश में इस कार्यक्रम को पूरे उत्साह के साथ मनाने की तैयारी कहीं ना कहीं भाजपा लगातार करने की बात कह रही है, वहीं उत्तराखंड में भी लगातार इसको मनाने की लगातार तैयारी की जा रही है। तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देहरादून मुख्यालय हरिद्वार देहरादून मुख्यालय की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी तमाम कार्यक्रम करने जा रही है और पूरे प्रदेश में हर जिलेवार कार्यक्रम यहाँ पर होगी। मन की बात कार्यक्रम को लेकर के यहाँ पर जो वरिष्ठ चेहरे हैं भाजपा के, वो लगातार निर्देश किया जा रहा है कि कार्यक्रम अच्छा ही किया जाए, कहीं ना कहीं जनता से लगातार जोड़ने का कहीं ना कहीं प्रयास किया जाए और उसको लेकर तमाम कार्यक्रम में आयोजन में एक बड़ा कार्यक्रम कहीं ना कहीं मनाने का प्रयास किया जा रहा है और प्रधानमंत्री को लेकर उत्साह लोगों में है वो उत्साह और बड़े उसको लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। जी अमित, जिस तरीके से आपने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए की मन की बात कार्यक्रम के लिए उत्तराखंड उत्साहित है या फिर ये कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता काफी उत्साहित है, तो अगर हम बात करें कार्यक्रम को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता जो काफी उत्साहित दिख रहे हैं और उनमें क्या तैयारियां अभी तक कर ली गई है, क्या क्या तैयारियां पूरी हो चुकी है और क्या क्या अभी बाकी है? बिल्कुल, देखिए यहाँ बात की जाए तो भाजपा के बूथ पर हजारों कार्यकर्ता है वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही कार्यक्रम के दौरान जो सभी भाजपा के विधायक और सांसद हैं वो हर बूथ पर जनसंपर्क करने का कार्य करेंगे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मन की बात कार्यक्रम वो देश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सुना जाता है। तो इसको लेकर के यहाँ कार्यक्रम किए जाएंगे। मन की बात को लेकर के यहाँ पर जो कार्यक्रम है यहाँ पे उसको किया जाएगा, लोगों के बीच में वो सुनने का प्रयास किया जाएगा और कार्यकर्ता अपने बूथ के हर लोगों के बीच में जाकर के मन की बात कार्यक्रम यहाँ पर सुनने का उनका प्रयास किया जाएगा। एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर किया जाएगा। हर बूथ में यहाँ पर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी दी जा चुकी है। तमाम विधायक भाजपा के वो लगातार इसकी तरफ तैयारी कर रहे हैं और ये तैयारी लगातार बड़े लेवल पर इसलिए हो रही क्योंकि सवा संस्करण है मन की बात कार्यक्रम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, तो उसको लेकर के विशेष कार्यक्रम बनाने की तैयारी की जाती है और लगातार दिशा निर्देश यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ताओं को दिए जा रहे हैं। जी अमित, जिस तरीके से उत्तराखंड में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है उसी बीच में मधु भट्ट का बयान सामने आता है और उनके द्वारा कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सुना जाता है। तो अगर हम बात कर ले उत्तराखंड की, तो वहां पर ये तैयारियां जो है उस पर किस बात पर जोर जो दिया जाने वाला है? हाँ देखिए, बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो उनको लेकर के पूरे देश में जिस तरह उत्साह है उनकी बात सुनने के लिए मन की बात कार्यक्रम को लेकर के भाजपा से पहले भी लगातार कई कार्यक्रम आयोजित करती है। उद्देश्य भाजपा का ये रहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम को लेकर के यहाँ जो मन की बात कार्यक्रम को लेकर के जनता के बीच में उनकी बातें जाए और इसको लेकर के लगातार पहले भी उनके कार्यक्रम को लेकर के यहाँ पर तमाम चीज की तैयारी की जाती है। लगातार जनता के बीच में कार्यक्रम किया जाता है और यहाँ जैसे कि प्रदेश यहाँ पर जो भाजपा के जो यहाँ पर नेता है मधु, उनका भी साफ तौर से कहना है कि यहाँ लगातार प्रयास किया जा रहा है कि लोगों के बीच में जाया जाए। एक रूपरेखा कहीं ना कहीं तैयार की जा रही है इस कार्यक्रम को लेकर के और वो कार्यक्रम लगातार जनता के बीच में जाने की बात की जा रही है। देहरादून क्योंकि मुख्यालय है और देहरादून में यहाँ पर कार्यक्रम किया जाएगा। खुद यहाँ जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी वो लगातार इस कार्यक्रम में रहेंगे और जो बीजेपी के जो 5 सांसद है वो अपने अपने क्षेत्र में इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। उद्देश्य ये है कि जनता के बीच में नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो। जी अमित चौधरी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एक बार फिर से जेसीपी को लेकर, आपको बता दें जेपीसी को लेकर अपनी राय रखी और उनके द्वारा फिर से दोहराया गया कि अडानी मामले में जेपीसी की जांच करना जो है वो सही फैसला नहीं। इसको लेकर शरद पवार के द्वारा शुरू में से समर्थन नहीं दिया जा रहा था। उसके बाद अप्रैल की शुरुआत हफ्ते में जब ऐसी बात कही गई तो इससे पहले विपक्षी एकता को करारा झटका पहुंचा था। असल में 2024 के चुनावी अभियान की शुरुआत से पहले विपक्षी बीजेपी को घेरने के लिए जमीन पर तैयार हो गई थी और इसको लेकर सभी विपक्षी दलों ने एक अम्ब्रेला के नीचे आने के लिए आग्रह किया था और ऐसे में शरद पवार का ये बयान विपक्षी एकता के सेहत से लिहाजा यहाँ पर ठीक नहीं माना जा रहा था। उसके बाद रविवार को एक बार फिर से उन्होंने ये दोहराया और उनके साथ कहा गया कि साथ ही साथ सभी यह चाहते हैं कि जो समर्थन करूंगा और मैं हमेशा इस बात का समर्थन करूंगा। शरद पवार के द्वारा अडानी मामले को लेकर जेपीसी सॉल्यूशन नहीं है उनके द्वारा कहा गया था और 21 लोगों की सहमति में से 15 लोग जो है बीजेपी में होंगे और 6 विपक्ष के और जेपीसी का अध्यक्ष उनका ही होगा। ऐसे में जेपीसी बेहतर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी होगी और इसके बाद विपक्ष अगर जेपीसी की मांग कर रहा है तो उसका मैं विरोध नहीं करूंगा, मैं समर्थन करूंगा। 8 अप्रैल 2023 को शरद पवार के द्वारा जेपीसी को लेकर कहा गया था और आखिर क्यों यह जांच करना चाहते हैं। असल में इससे एक दिन भी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर भी इनके द्वारा निशाना साधा गया था। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से विपक्ष जो है जेपीसी की लगातार मांग करता हुआ दिखाई दे रहा था, उससे पहले आपको बता दें जो शरद पवार है उनके द्वारा कहा गया था कि ये जांच करना जरूरी नहीं है और एक बार फिर से ये मुद्दा गरमाया और शरद पवार का बयान जो है काफी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, महाराष्ट्र में खासकर कांग्रेस महाअघाड़ी में जिस तरह से लगातार यह मांग की जा रही थी कि जेपीसी जांच की जो है आवाज बुलंद की गई, लेकिन कई बार जो है शरद पवार ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया रखी थी। एक बार फिर से उन्होंने कल शाम एक सभा में कहा कि जेपीसी की जांच करना सही नहीं है, लिहाजा जिस तरह से जेपीसी की कमेटी में भारतीय जनता पार्टी के करीब 15 लोग होंगे, उसके बाद जो है विपक्षी के महज 5 से 6 लोग होंगे। तो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग रहेंगे और अन्य विपक्षी दल के लोग रहेंगे, उससे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है, क्या जांच में आएगा। ऐसे में
आंतरिक जो हमारे मामले हैं, अगर कोई विदेशी कंपनियां आकर उसे जानकारी लेती है और जांच करती है तो जाहिर तौर पर यह गलत हो जाएगा। ऐसे में वह जेपीसी जांच का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन अगर विपक्ष चाहता है कि जांच हो तो वह उनके साथ खड़े रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जेपीसी जांच को लेकर क्या कुछ हो सकता है, उस पर जो है शरद पवार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और सीधे तौर पर कहा कि यह उसका समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि जिस तरह से विदेशी कंपनियां हमारे आंतरिक मामलों को जानेंगी और उससे उजागर करेंगी, उससे वह समर्थन नहीं करते हैं। जी सत्य प्रकाश, जिस तरीके से शरद पवार का ये बयान आना और जेपीसी के लिए उनका समर्थन नहीं करना, तो कहीं ना कहीं सुर्खियां ये भी बटोरने लगी थी कि शरद पवार के बीजेपी में शामिल होने की आशंका है। लेकिन शरद पवार ने ये स्पष्ट कर दिया था कि वो एनसीपी के थे और रहेंगे, और इस बार फिर उनका जब ये समर्थन नहीं आना, तो क्या फिर से ये राजनीतिक गलियारे में सरगर्मी तेज होती हुई दिखाई देगी? बिल्कुल, देखिए कल शरद पवार ने अजित दादा पवार और एनसीपी को टूटने की अटकलों को लेकर भी अपना जवाब दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा, जो पार्टी से अलग होना चाहता है वो हो, लेकिन जिसको लेकर लगातार पार्टी तोड़ने की अटकलें लगाई जा रही है वह गलत है। हमारी एनसीपी एकजुट है, एकमत है, ऐसे में हम सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं। मीडिया जो रिपोर्ट्स दिखा रही है, मीडिया का वह काम है, मीडिया वह सोचे, लेकिन हम सब एक हैं और आगे भी इसी तरह से चलते रहेंगे। जो पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है वह ऐसा करता रहे, लेकिन हम इस पूरे मामले में गंभीर विषय मानते हुए उस पर कड़ा रुख अख्तियार करेंगे भविष्य में। तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि शरद दादा पवार ने जिस तरह से ये कहा है कि अगर अजित दादा पवार पार्टी तोड़ने को लेकर तैयार है तो वह अपना जो है अपनी राय रख सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन एनसीपी एक है और आगे भी एक मत रहेगी। जी सत्य प्रकाश सोनी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, एनसीपी प्रमुख शरद पवार का एक बार फिर से जेपीसी को लेकर अपना बयान सामने आया है और उनके द्वारा कई बार दोहराया गया कि अडानी मामले को लेकर जेपीसी की मांग जो हो रही है वो फैसला सही नहीं है। शरद पवार शुरू में से इस मामले को लेकर समर्थन में नहीं थे और इस बार फिर से अप्रैल के शुरुआती हफ्ते में जब ऐसी बात होने लगी तो उनके द्वारा कहा गया कि विपक्षी एकता को करारा ये झटका लगा था। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन राजधानी लाइव में इतना ही और तमाम ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।